हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय वीएस गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 8 क्लास का साइंस विज्ञान का वेरी शॉर्ट आंसर एंड टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग का कल ही एग्ज़ाम अर्थात 5 जुलाई को साइंस सब्जेक्ट का होने वाला है। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आग लगा देगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, इसीलिए आप उसको लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं साउंड से रिलेटेड अर्थात ध्वनि से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कल के एग्ज़ाम में तहलका मचा देगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ देखिए ध्वनि से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, जिसे HZ से सूचित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। तो किस कारण से हमें ध्वनि सुनाई देती है, तो कंपन के कारण से हमें ध्वनि सुनाई देती है। बिना कंपन के हम ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति मात्रा क्या कहलाता है, हर्ट्ज कहलाता है, जिसे HZ से सूचित करते हैं। अर्थात ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति मात्रा क्या कहलाती है, हर्ट्ज कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए, आपको यहाँ देखिए, छोटी बालक, महिला और पुरुष में से किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो छोटी बच्ची की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, अर्थात छोटी बच्ची की आवाज़ अधिक होती है। इसके बाद है, तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारतम्य होता है, क्या होता है, तो इसका कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो 20 HZ से 20,000 HZ तक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, तो इसको पराश्रव ध्वनि कहते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन हो गया, ध्वनि कहाँ संचलित हो सकती है, तो ध्वनि सभी जगह अर्थात ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचलित हो सकती है। कोई भी माध्यम में यह ध्वनि संचलित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, टीन के 2 डब्बे और डोर से बनी खिलौना टेलीफोन में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से करती है, तो डोरी के माध्यम से करती है। अर्थात डोरी आपका जो होता है, रस्सी धागा उस टाइट होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम ध्वनि का संचरण कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। अर्थात जो ध्वनि सुनने में हमें अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं। अर्थात जहाँ पर एक ध्वनि सुनाई देती है उसे हम लोग संगीत कहते हैं, अर्थात जो प्रिय लगता है उसे संगीत कहते हैं, जबकि एक से अधिक ध्वनि सुनाई देती है उसे शोर कहते हैं। जो अप्रिय लगे, जो सुनने लायक न हो। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। यह इसमें देखिए, आपको सही अथवा गलत का चिन्ह को बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी कंपित वस्तु की प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल नहीं कहते हैं, इसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंदी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि मंद नहीं होती है, अधिक होगा तो अधिक होती है। इसके बाद होता है, ध्वनि निर्वात में संचलित नहीं हो सकती। ये सही बात है, ध्वनि निर्वात में संचलित नहीं हो सकती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तान्यता उतना ही अधिक होगा। ये क्वेश्चन गलत है। इसके बाद अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि अप्रिय ध्वनि को संगीत नहीं
शोर कहा जाता है। इसके बाद है श्राव के कानों के लिए सर्वयता प्रास 20 SZ से 20,000 SZ होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है शोर प्रदूषण आंशिक श्राव सक्कता उत्पन्न करता है, यह भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कंपन करने वाले वस्तु के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, यह भी राइट आंसर हो जाएगा अर्थात सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये देखिए, आपका अगला क्वेश्चन रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। केवल कंपित वस्तुएं ही क्या उत्पन्न करती है, तो यहाँ हो जाएगा ध्वनि उत्पन्न करती है। इसके बाद कह रहा है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो SZ होता है। प्रबलता कंपन किस पर किसी कंपनात्मक वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है प्रबलता कंपनी के खाली स्थान निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है, आयाम निर्धारित करती है। इसके बाद अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। ध्वनि का संचलन क्या में नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का संचरण खाली स्थान में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता है। 20,000 SZ से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, प्राश्रव ध्वनि कहते हैं। इसके बाद तृतीय, इसके बाद हो गया तीर्ण्य ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारतम्य खाली स्थान होता है, कैसा होता है, कम होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। स्वर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत स्वर बन सकता है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है, अर्थात जो प्रिय लगती है उसे संगीत कहते हैं, तथा अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, अर्थात जो अप्रिय हो जिसे सुनने लायक न हो। हाँ, क्योंकि जो संगीत अप्रिय लगे तथा जिसकी प्रबलता अधिक हो वो शोर बन सकती है, अर्थात जिसमें प्रबलता अधिक होती है वो शोर बन जाती है। मध्यम में सोने वाले ध्वनि की ही अच्छा लगती है, अर्थात जो मधुर होती है जिसमें प्रबलता कम होती है वही संगीत कहलाती है, जिसमें प्रबलता अधिक होती है वो शोर, अर्थात जो अप्रिय लगे उसे अशोर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शोर प्रदूषण मानव के लिए विभिन्न प्रकारों से हानिकारक हो सकता है। शोर प्रदूषण भाव से में तरह तरह के शोर प्रदूषण के भाव से तरह तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे अनिद्रा, यथावत सर दर्द एवं बहरापन या कान से संबंधित अनेक बीमारी हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश में तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, इसको बारे में कह रहा है कि तड़ित से जब भी प्रकाश तड़कता है तो सबसे पहले दिखाई देता है, इसके बाद गर्जन सुनाई देता है। तो इसका क्या कारण है, तो आकाश में तड़ित पहले दिखाई पड़ती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देते हैं, क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। यहाँ तड़ित प्रकाश है तथा मेघ गर्जन ध्वनि है, इसीलिए हमें प्रकाश पहले दिखाई देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्योंकि चांद पर निर्वात होता है तथा ध्वनि के संचरण में माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि के लिए कोई माध्यम प्रविष्ट नहीं है, इसीलिए वहाँ पर किसी को सुनाई नहीं देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची
क्या क्या से शोर प्रदूषण होता है, तो सबसे फर्स्ट में हो जाएगा टीवी तथा रेडियो से अधिक ध्वनि, इसके बाद मोटर वाहनों के हॉर्न, इसके बाद हो जाएगा साउंड स्पीकर एवं पटाखे, इसके बाद हो जाएगा घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर एवं कूलर आदि से ध्वनि प्रदूषण होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यदि कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50 बार कंपन करती है तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, तो यहाँ दोनों की संख्या 50 दी हुई है, समय आपका 5 सेकेंड है, जबकि आवर्ती निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 50 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय अर्थात 5 सेकेंड, अर्थात यहाँ दिया हुआ है कि 50 दोलनों को पूरा करने में 5 सेकेंड लेता है, तो एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय अर्थात 5/50 हो जाएगा, अर्थात 0.1 हो जाएगा, 1 सेकेंड। इसके बाद इसको आवृत्ति निकालते हैं, तो आवृत्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, आवृत्ति के लिए अर्थात 5 सेकंड में दोनों की संख्या 50 है, तो 1 सेकंड में दोनों की संख्या 50/5 हो जाएगा, अर्थात 10Hz हो जाएगा, आवृत्ति 10Hz। अतः आवर्तकाल 0.1 सेकेंड, जबकि आवृत्ति 10H हो जाएगा। आवृत्ति को सेकेंड से सूचित करते हैं, जबकि आवर्तकाल को सेकेंड से सूचित करते हैं, इसे एस से, जबकि आवृत्ति को हर्ट्ज अर्थात जेड से सूचित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करती है, तो कंपन का आवर्तकाल क्या होगा। सेम क्वेश्चन उसी तरह से है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दिया हुआ है 400 कंपन को पूरा करने में लिया गया समय अर्थात 1 सेकेंड है, प्रति सेकंड यहाँ बोल रहा है इसीलिए 1 सेकेंड में, तो एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 1/400 कर देंगे, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 0.0025 सेकेंड हो जाएगा, अतः आवर्तकाल बराबर 0.0025 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन है मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। ये देखिए मानव वाक्य यंत्र है, ये हमारा मानव वाक्य यंत्र जहाँ कान होता है वही उसी का है, यहाँ चित्र बनाया गया है, इस तरह से आपको चित्र बनाना है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयाम आवृत्ति तथा आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषित कीजिए तथा इसके मात्रक लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयाम जानते हैं, कंपन करती वस्तु की मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है जिसे एम से सूचित करते हैं। इसके बाद आवर्तकाल, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकेंड होता है जिसे एस से सूचित करते हैं, जबकि आवृत्ति कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपन की वस्तुओं को आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है जिसे Hz से सूचित करते हैं। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, अर्थात आयाम में विस्थापित अधिकतम विस्थापित वस्तुओं में अधिकतम विस्थापित होती है, जबकि आवर्तकाल में अधिक समय एक चक्कर को पूर्ण करने में समय लगता है, उसी को कहते हैं, जबकि इसमें कंपनों की संख्याओं को आवृत्ति कहा जाता है। इस तरह से हम लोग बता देंगे। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।